Morning everyone. As you know, now we are starting the practice of sample papers. Okay, and in school the revision from sample papers is started, and now your turn for sending the videos are also changed. जो वीडियो वाले टर्न्स थे आपके वो भी चेंज हो गए हैं और उनमें अब आपका जो टर्न है वो वेडनेसडे को है और आई होप कि सैटरडे को है। तो इन दो टर्न्स पर आपको जो है वो वीडियोस मिलेंगी और उन वीडियो में एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी देयर। ओके, क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन होगा। तो यहाँ हमने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर लिया है दोज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 11, क्योंकि मैं अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करा रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं, नोटबुक में आपको लिखने हैं ये सारे क्वेश्चंस और इनकी प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है। कंबाइंड साइंस का पेपर होगा तो जितने भी फिज़िक्स के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे वो सब आप नोट डाउन करते जाएंगे और उनके सॉल्यूशंस भी लिखेंगे। अरिहंत का सैम्पल पेपर है जिससे प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। तो इफ़ यू हैव परचेज देन यू कैन सी इट इन द क्वेश्चन पेपर नंबर 11। उसके बाद जो आपके पेपर का जो पैटर्न है वो भी मुझे लगता है ब्लूप्रिंट आपको पता है कि किस तरह का पेपर होगा। इस बार सेक्शन ए से स्टार्ट होगा और सेक्शन ए जो है आपका उसमें आपको मिलेंगे 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस। 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस होंगे सैम्पल पेपर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में और उन 20 में से 13 क्वेश्चंस होंगे आपके ऐसे जो 1 लाइन आंसर होंगे। तो 13 में से आपका जो है वो वेटेज लगभग 5 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के मिलेंगे, बाकी केमिस्ट्री और बायो होंगे। फिर सेक्शन ए में ही आपको एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और सेक्शन ए में ही आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। तो ये टोटल आपके इतने सेक्शन ए में आते हैं। फिर सेक्शन बी 2 मार्क्स का होगा और सेक्शन सी 3 मार्क्स का होगा। लास्ट होगा सेक्शन डी जो 5 मार्क्स का होगा। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए से। आई होप कि इट इज़ विजिबल, और अगर विजिबल नहीं है तो आई विल सेंड यू PDF ऑल्सो ऑफ दिस वीडियो। तो इसमें जो क्वेश्चन फिजिक्स का है वो है 13 नंबर। 13 में लिखा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाए कि उसकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के जैसी सेम साइज़ की बनना चाहिए। तो आपको पता है लेंस हो या मिरर, सेम साइज़ की अगर इमेज बनानी है तो हमेशा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है। तो u और v डिस्टेंसेस भी बराबर होते हैं और जो हाइट होती है इमेज और ऑब्जेक्ट की वो भी सेम होती है। तो आपको आंसर लिखना है यहाँ 1 लाइन आंसर, 1 कंप्लीट आंसर शुड बी ऑफ 1 लाइन। तो आप उसमें लिखेंगे द ऑब्जेक्ट विल बी केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी के चॉइस में एक क्वेश्चन दे रखा है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, तो आपको पता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस बस एक ही केस में जो है वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाते हैं और वो केस आपका होगा क्योंकि यहाँ मिरर कहा गया है तो मिरर के लिए बिटवीन फोकस एंड पोल। तो आप कंप्लीट आंसर लिखेंगे द ऑब्जेक्ट विल बी कैप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो ये 7th क्वेश्चन जो है इसमें भी चॉइस दे रखी है डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस। तो जब आप डेफिनीशंस इस टाइप की दे रहे हैं जो कि टर्म्स रिलेटेड टू लेंस और मिरर हैं तो वो डेफिनीशन मोस्ट प्रॉपर होनी चाहिए। कैसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं लेकिन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस मान लीजिए हम वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो ऑप्टिकल सेंटर ये मिडल पॉइंट कहलाता है। तो एक्चुअली ये सेंटर वर्ड इसमें आ रहा है लेकिन ये अगर आप सेंटर वर्ड लिखेंगे इसमें तो ज़्यादा प्रॉपर नहीं होगा, मिडल पॉइंट होता है। ये किसका मिडल पॉइंट है, तो इट इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ द 2 कर्व्ड सर्फेसेज ऑफ स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंसेज की जो 2 कर्व्ड सर्फेसेज हैं उनका जो मिडल पॉइंट है, उनके जो बीच में पॉइंट आ रहा है दैट इज़ द ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन तो इसमें भी लेंस के लिए देनी है। तो आपको पता है लेंस में 2 साइड्स 2 कर्व्ड सर्फेसेज यूज़ होती हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होंगे
वो इसमें 2 होंगे, क्योंकि अगर हम इस वाली सरफेस के लिए देखते हैं तो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा, इस वाली सरफेस का स्फीयर इधर कंप्लीट होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में आप क्या बोलेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि ये सेंटर होता है तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ द सेंटर ऑफ, अब ये किसका सेंटर है, तो हमेशा सेंटर जो है वो या तो स्फीयर का होता है या सर्कल का होता है। अब जो स्फीयर है वो यहाँ विजिबल नहीं है, तो आप बोलेंगे इट इज़ द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ एनी ऑफ द 2 कर्व्ड सरफेसेस। किन्हीं भी दोनों कर्व्ड सरफेसेस में से किसी एक की बात हो सकती है, इस साइड या इस साइड। तो इट इज़ द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ एनी ऑफ द 2 कर्व्ड सरफेसेस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। तो जब तक आप कंक्लूजन पर नहीं जाते हैं तब तक पॉइंट टू पॉइंट रिलेट करते जाएंगे। ये डेफिनेशन होगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल लेंस की। फिर 9th क्वेश्चन है आपका, अ स्टार समटाइम्स अपीयर्स ब्राइटर एंड सम अदर टाइम्स फेंटर, व्हाट इज दिस इफेक्ट कॉल्ड। तो स्टार आप जब देखते हैं तो किसी टाइम ब्राइटर दिख रहा है, किसी टाइम डिम दिख रहा है, तो इस इफ़ेक्ट को क्या बोलते हैं। इसका कॉज नहीं पूछा है, कभी कभी आप जल्दी में आंसर दे रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि इट इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, लेकिन ये गलत होगा। सही आंसर क्या होगा, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो स्टार का बार बार चमकना जो होता है, उसमें एक बार डिम दिखाई दे रहा है, एक बार ब्राइटर है, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ओके, तो ये आपका 9th क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर आपका है 11 क्वेश्चन। 11 में लिखा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अ सर्किट। तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है। वर्ड डिटेक्ट ही आपको यूज़ करना है इसमें। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अ सर्किट में आप बताएंगे इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। ओके, फिर डिफाइन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको पता है कि इट इज़ द इफेक्ट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट कब होती है कि व्हेन एनी पार्टिकल ऑफ इम्प्योरिटी कम्स इन द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, देन द रे ऑफ लाइट स्प्रेड इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, अदर वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट जो है आपका वो सेम रहना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि 13 तक 1 लाइन आंसर रहेंगे, फिर आपको 3 असर्शन रीजन मिलेंगे, ईच 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से हर एक से एक आपको असर्शन रीजन मिलेगा। और इसी तरह से केस स्टडी बेस्ड यानी कि पैराग्राफ बेस्ड भी आपको हर एक सब्जेक्ट से एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन मिलेगा। ये सब कुछ सेक्शन ए में ही आएगा। तो 13 हमारे यहाँ तक फिनिश हो गए हैं, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चंस आपने किए हैं फिजिक्स के। अब आते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पे। तो देखिए असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस यहाँ लिखा भी है। और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस जब भी आप करने जा रहे हैं तो आपको पता है कि आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, वैसे ही क्वेश्चन पेपर में गिवन भी होगा। तो असर्शन रीजन में अगर आपका बोथ असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रिलेटेड टू ईच अदर, तब आपका ऑप्शन ए होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, लाइन कोई भी नहीं लिखनी है, असर्शन रीजन पढ़ना है और उसके नीचे आंसर में ए बी सी या डी जो भी ऑप्शन करेक्ट है वो लिखेंगे। इसी तरह से आपका असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं बट रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, तो अब आपका होगा ऑप्शन बी। अगर आपका असर्शन सही है रीज़न रॉन्ग है तो ऑप्शन सी, और असर्शन रॉन्ग है रीज़न सही है तब होगा आपका ऑप्शन डी। ओके, तो यहाँ पर जो फिज़िक्स का क्वेश्चन है वो आपका मिलेगा नेक्स्ट पेज में। ये है क्वेश्चन नंबर 15। ये है आपका फिज़िक्स का, यहाँ लिखा है ये। तो इसमें असर्शन दे रखा है डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, असर्शन। रीजन में लिखा है डायमंड हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो असर्शन है वो सही है या नहीं, तो आपको पता है डायमंड जो है वो इंसुलेटर होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो इट मीन्स योर असर्शन इज करेक्ट। अब जो रीज़न है उसमें लिखा है डायमंड हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि रीज़न करेक्ट है या नहीं। तो डायमंड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाई होती है, तो यस रीज़न इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि डायमंड के अंदर जब लाइट जाती है तो वो लाइट का रिफ्रैक्शन करता है, मतलब लाइट का पाथ चेंज हो जाएगा। लाइट 7 कलर्स में डिवाइड भी होती है, डिस्पर्जन भी होता है, और लाइट का जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो इसका मतलब जो डायमंड है वो कुल मिलाकर लाइट रे का अपोज कर रहा है।
तो डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होती है, यानी कि दोनों सही हैं। लेकिन क्या इस बात का रीज़न कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इसका रीज़न ये है कि उसकी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो इट्स आंसर इज़ नो, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं, एक लाइट से रिलेटेड है, एक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो आप देख रहे हैं दोनों सही तो हैं लेकिन रिलेटेड नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आंसर में लिख देंगे बी। आपको और कोई वर्ड नहीं लिखना है, बस ऑप्शन बी लिखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में आपका जो है वो एक पैरा होगा, उसके नीचे 5 MCQ दे रखे होंगे, उन 5 में से आपको कोई भी 4 सॉल्व करने होंगे। हर एक MCQ 1 मार्क का होगा, तो टोटल आपको 4 मार्क्स इस क्वेश्चन में मिलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बायो से है, फिर आगे जो है आपको मिलेगा केमिस्ट्री का, और फिर आपको मिलेगा जो क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है यहाँ पर, वेट आई एम टेलिंग, बल्कि क्वेश्चन नंबर जो आपका है यहाँ पर सबसे पहले 17। तो एक तो आपको जो है वो 17 क्वेश्चन मिल रहा है, ये आपके सब्जेक्ट का नहीं है। फिर आपको इसके बाद मिल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके सब्जेक्ट का नहीं है। और जो आपको यहाँ मिलेगा 19 नंबर, 17 आपका एसर्शन रीजन था। जो आपको 20 मिलेगा, 18 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो आपको 20 नंबर क्वेश्चन मिल रहा है वो है फिजिक्स का, ठीक है। तो देखिए ये है फिजिक्स का क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। पैराग्राफ दे रखा है 2 स्टूडेंट्स A and B परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑन फाइंडिंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर. They performed the experiment for different positions of object and obtained different positions of image. तो 2 स्टूडेंट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया कॉन्केव मिरर के साथ में, अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखा, अलग अलग इमेजेस बनी। अब पहला क्वेश्चन आपका आता है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? तो आपको पता है इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है द इमेज ऑफ ब्राइट ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट ऑन अ स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर, एक ब्राइट ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के सामने, लेकिन मिरर का जो अपर हाफ पोर्शन है वो कवर कर दिया जाता है, तब कैसी इमेज बनेगी? तो उसमें लिखा है साइज हाफ हो जाएगा, या इमेज डिसअपियर हो जाएगी, या ब्राइटनेस कम हो जाएगी, या फिर इमेज की पोजीशन चेंज होगी। तो आपका आंसर होगा इसमें ब्राइटनेस जो है दैट विल गेट रिड्यूस्ड। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि CD, इसमें डायग्राम दे रखा है, ये देखिए CD जो है ये इमेज है, AB जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो आपको डिवाइस जो है जो एक्स है वो क्या है ये बताना है। तो कॉन्केव लेंस है, या कॉन्वेक्स है, या कॉन्केव मिरर, या कॉन्वेक्स मिरर। तो आप देख रहे हैं इमेज बन रही है इरेक्ट और बड़ी बन रही है, तो इसका मतलब ये जो है कॉन्वेक्स मिरर नहीं हो सकता, क्योंकि मिरर छोटी इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस भी नहीं हो सकता, कि कॉन्वेक्स लेंस लास्ट वाले केस में जो इरेक्ट इमेज बनाता है वो लेफ्ट साइड में ही बनती है। और आपका जो है कॉन्केव लेंस भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी छोटी इमेज बनाता है। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है दैट इज़ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर जो होगा वो है यहाँ पे डिवाइस एक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यही कॉन्केव मिरर ही है आपका। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 10 सेंटीमीटर पे रखा है, U 10 सेंटीमीटर है, और आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, और मैग्नीफिकेशन -3 है। तो आप फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का लगाएंगे तो -3 इज इक्वल टू, मिरर के केस में आपको लिखना है V/U। तो आपका जो है वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आपको V फाइंड करना है, और U कितना है आपका 10, तो -30 आंसर आएगा। ओके, -30 सेंटीमीटर। फिर ऑप्शन डी है इसमें करेक्ट। फिर आपका 20, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखा है 3 टाइप के मिरर्स हैं, 3 टाइप के कॉन्केव मिरर्स हैं, एक की फोकल लेंथ 20 है, दूसरे की 15 और तीसरे की 30 है। और ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखे हैं? पहले वाले से ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर दूर है, दूसरे से 30 और तीसरे से 20। तो कहा है कि किस केस में कौन सा मिरर ABC में से ऐसा है जो डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है। डिमिनिश्ड का मतलब डिम, जो बहुत क्लियर नहीं है, ऐसी इमेज बना रहा है। तो आपको पता है जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तभी डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो जो 20 फोकल लेंथ वाला मिरर है उसमें
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो 40 सेंटीमीटर पर होगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा 45 यानी कि सी से भी पीछे रखा है। बाकी 15 फोकल लेंथ वाले में 30 पे रखा है यानी कि सी पे रखा है। 30 फोकल लेंथ वाले में 20 पे रखा है यानी कि बहुत पास में रखा है। तो आपका जो ए वाला मिरर है उसमें सबसे दूर ऑब्जेक्ट रखा है, इसलिए वही डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। तो ऑप्शन ए, ओनली ए इज़ करेक्ट। ओके, तो ये आपका जो है वो यहाँ तक का रिवीजन था। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टर्न से। ओके, तो थोड़ा सा मैं हिंट जब तक आपको दे दे रही हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आती है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं अगर न्यू सैम्पल पेपर स्टार्ट हो जाता है दैट आई विल एक्सप्लेन, और नहीं तो आपका इसी का जो बचा हुआ पार्ट होगा तो वो स्टार्ट होगा। तो एक काम करिए, आप सेक्शन ए तक कंप्लीट करेंगे, फिर जो आपकी नेक्स्ट वीडियो जाएगी वो बाकी बचे हुए पार्ट की होगी। ओके, थैंक यू।